नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएन वन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल क्लास जो कि आपके पीटीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, आज की जो क्लास है ना दोस्तों, उसमें अपन कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको दो शब्द जो कि एक जैसे दिखते हैं वो दे दिए जाएंगे और उनके अलग अलग अर्थ के बारे में पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, आपको दो शब्द युग्म दिए जाएंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि दोनों शब्द युग्म में जो उनका अर्थ है उसका क्या अंतर है, ये आपसे पूछा जाता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत अच्छी संख्या में पूछे जाते हैं। कम से कम एक दो प्रश्न तो पक्के ही पूछे जाते हैं। दो प्रश्न का सीधा सीधा तात्पर्य आपके 6 नंबर से जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी आपका भाई दोस्त पड़ोसी, जो भी आपका रिश्तेदार तैयारी कर रहा है पीटीटी या बीएसटीसी की, जो भी भविष्य में टीचर बनना चाहता है और बीएड करना चाहता है, तो उस तक ये वीडियो पहुंच सके और उसे इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर देने हैं कि क्या इनका सही उत्तर रहने वाला है। जैसे कि आपको पहला जो है शब्द युग्म दिया हुआ है दोस्तों, सुरभि और सुरभि। एक देख पा रहे हैं आप, दोनों ही सुरभि लिखे हुए हैं। एक में जो है बी छोटा है और एक में बी बड़ा है, लेकिन इन दोनों का जो शब्दों का जो अर्थ है ना दोस्तों, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आपको बताना है कि पहले शब्द का अर्थ क्या है और दूसरे शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है वापस से। आपको अब कमेंट करके बताना है कि क्या इनका उत्तर रहने वाला है। पहला ऑप्शन है आपका गंध और गाय, दूसरा है पतंगा और रात्रि, तीसरा ऑप्शन है दूध और बकरी और चौथा ऑप्शन है आपका मुकुट और मूंगा। जी दोस्तों, साथ ही साथ में आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं। ये कुछ फिक्स मतलब शब्द है दोस्तों जो बार बार रिपीट होते रहते हैं ना, तो आपको इनको क्या लिखते हुए चलना है दोस्तों, जिससे एक बार आप परीक्षा से पहले रिवीजन कर सके और जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे और आप इनको टिक कर सके, है ना। ज़्यादा नोट्स नहीं बनेंगे, बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाने हैं। एक तरफ आपको लिखना है सुरभि सुरभि और दूसरी तरफ उनका अर्थ लिखना है। बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है जिसमें छोटी मात्रा आती है सुरभि, उसका अर्थ होता है गंध, और बड़े मात्रा वाला जो सुरभि है उसका अर्थ होता है गाय। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आपने देखे होंगे, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है और लिखना है दोस्तों। साथ ही साथ में नोट डाउन करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, क्योंकि आप रिवीजन करने में आपके लिए बहुत अच्छा रहता है ना। शॉर्ट लिखिए, ऐसा लिखिए जो आपको समझ में आ जाए बस, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है दारू और दारू, है ना, का सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। देख पा रहे हैं जो पहला जो दारू शब्द है उसमें छोटे ऊ की मात्रा है, जो छोटा ऊ की मात्रा है ना वो लगी हुई है, और दूसरे में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। बस इतना सा फ़र्क है। बोलने में दोनों दारू है, लेकिन आपको अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है आपका स्त्री और शराब, दूसरा है लड़की और शराब, तीसरा है शराब और दवाई, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों दवा और स्त्री। जी दोस्तों, जी दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। इसको लिखते समय एकदम ध्यान से लिखना है। जो पहला वाला जो दारू लिखा हुआ है वो आप देखते हैं कि जो छोटे ऊ की मात्रा है ना वो अपन डायरेक्ट यूँ लगा देते हैं, ठीक है, और बड़े ऊ की मात्रा में अपन थोड़ा सा उसको घुमा के लिखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, जो पहले वाला दारू है उसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है लकड़ी। क्या होता है दोस्तों? लकड़ी, ना कि लड़की, है ना। और दूसरा दोस्तों दारू जो होता है उसका अर्थ होता है शराब। क्या होता है दोस्तों? शराब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जी दोस्तों, पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, दारू और दारू का अर्थ होता है लकड़ी और शराब, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए जी दोस्तों, दारू नहीं दवाई है ना। चलिए, अगला है ग्रंथ और ग्रंथि।
ठीक है, ये दो शब्द दिए हुए हैं आपको। समश्रुत शब्द जो कि सुनने में एक जैसे दिखते हैं, उनका सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका किताब और वेद पाठी ब्राह्मण। दूसरा ऑप्शन है पुस्तक और गांठ। जो तीसरा ऑप्शन है वो है गूंथना और सिख गुरु। और चौथा ऑप्शन है आपका रचना और रचनाकार। जी दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। आप हल्का सा भी दिमाग लगाएंगे तो इसको सही कर पाएंगे। जी दोस्तों, ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके सही उत्तर की। तो आपको पता है ग्रंथ किसी किताब या पुस्तक को कहते हैं। तो जो ऑप्शन तीसरा और चौथा है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा हो सकता है। और जिन्होंने ग्रंथि पढ़ी है, मतलब विज्ञान के अंदर अपन देखते हैं कि अपने शरीर में कई सारी ग्रंथियाँ होती है, उसको अपन हिंदी में अपन नॉर्मल भाषा में गांठ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गांठ बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करते हुए चलना है दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए, उदत व उद्वत का सुसंगत अर्थ भेद है। आपको बताना है ये जो दो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, इन शब्द का जो अर्थ है वो क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन है आपका तत्पर और प्रचंड। दूसरा है तैयार और व्याकुल। तीसरा ऑप्शन है अखंड और तैयार। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है आपका अभिमानी और तत्पर। जी दोस्तों, जल्दी से पढ़िए, आंसर दीजिए। जी दोस्तों, कल जो संडे की क्लास आपके लिए ली गई थी, मॉडल पेपर की क्लास, जो चारों विषयों की एक साथ एक महा मॉडल पेपर आपके लिए लिया गया था। आपने यदि वह नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर अटेंड करना है। उसमें सभी टॉपिकों को कवर करते हुए आपको पढ़ाया गया है। उससे आपको क्या होगा दोस्तों, पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कौन से विषय में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही साथ क्या करना है दोस्तों, साथ ही साथ उसका सोल्व करना है कि आप 200 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और फिर आपको एनालिसिस करना है खुद का कि आपको किस विषय में, किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फिर अपन उस टॉपिक पर, उस विषय में ज़्यादा आपके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या ज़रूरी है दोस्तों, जो संडे को आपको कल की जो क्लास थी, महा मॉडल पेपर लिया गया था, वो आपको लेना है। 200 प्रश्न है, उसमें उत्तर बताए जाने से पहले ही आपको वीडियो पॉज करके आराम से उसका उत्तर देना है। ठीक है, और अपने आप को एनालिसिस करना है कि आप किस टॉपिक में अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं। तो उस सब्जेक्ट में अपन और अधिक ध्यान देंगे। ठीक है, और मॉडल पेपर का कुछ काम नहीं होता दोस्तों। मॉडल पेपर सिर्फ इसीलिए होता है कि अपन को अपने, मतलब परीक्षा का जो भय है वो निकल सके, और साथ ही साथ दोस्तों अपन को पता चल सके कि किस विषय में अपन कमज़ोर हैं और किस विषय में अपना जो स्कोर है वो अच्छा चल रहा है। तो जिस विषय में अपन कमज़ोर हैं उस पर और अधिक बल दे सके। जी दोस्तों, चलिए वापस इस टॉपिक पर आते हैं। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है इस उद्दत का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तत्पर और प्रचंड। ठीक है, या ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपका। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः असंगत है? पूछा गया है, देखिए असंगत। गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो जो तीन ऑप्शन सही होंगे वो आपकी कॉपी में नोट डाउन हो जाने चाहिए कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है वरण और वारण। वरण का अर्थ दिया हुआ है त्यागना। देखिए ये इस तरीके से दिया हुआ होता है दोस्तों। इसका अर्थ दे रखा है त्यागना, और वारण का अर्थ होता है चुनना। ठीक है, ये इसने दिया हुआ है। मोर और मोर, देखिए पहले मोर का अर्थ दे रखा है पक्षी विशेष, और दूसरे मोर का अर्थ दे रखा है मुकुट। अभी आपको देखना है कि सही कौन सा नहीं है, असंगत कौन सा है। ठीक है, प्रहार और परिहार। प्रहार का अर्थ होता है चोट और परिहार का अर्थ होता है समाधान। व्यंजन का अर्थ बताया हुआ है इसने पंखा, और व्यंजन का अर्थ बताया हुआ है पकवान। व्यंजन का अर्थ तो क्या बताया हुआ है पंखा, और व्यंजन ऊपर एक बिंदी लग गई तो उसका अर्थ क्या दे दिया, पकवान। जी दोस्तों, बताना है कौन सा गलत दिया हुआ है।
जी दोस्तों, बात करें इसमें गलत क्या दिया हुआ है, तो वर्ण का अर्थ त्यागना नहीं होता है दोस्तों। वर्ण तो मतलब अपन देखते हैं आवरण, वर्ण जो होता है ना दोस्तों, वो अपने आस-पास के जो मौसम, माहौल, उसको कहते हैं वर्ण, ठीक है। चलिए, तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों ए, ठीक है। मतलब असंगत जो युग्म है वो है ए। इसका सही आंसर ए है, गलत आंसर नहीं है। और असंगत जो रूप है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी तीनों बिल्कुल सही है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मोर, मोर का जो अर्थ अर्थ होता है, पहले जो मोर का अर्थ होता है दोस्तों वो होता है पक्षी विशेष, जो कि आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और जो दूसरा मोर है जिसमें डबल मात्रा आ रही है, उसका अर्थ होता है दोस्तों मुकुट, ठीक है। प्रहार का अर्थ होता है चोट, परिहार का अर्थ होता है समाधान। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जी दोस्तों, ज़्यादा ऑप्शन इनमें नहीं होते हैं, ज़्यादा जो शब्द है नहीं होते हैं, जैसे जैसे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो एक बार इनको अच्छी तरीके से देख के लिखना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि मात्रा तो चेंज होते ही अर्थ चेंज हो जाता है। देखिए, मेघ और मेद में आपको बताना है कौन सा शब्द का जो युग्म का अर्थ है वो बिल्कुल सही है। चलिए, पहला है जलद और जल्दी। मेघ, मेघ मतलब क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं बताइए। मेघ किसको कहते हैं, बादलों को कहते हैं, है ना। चलिए, अगला ऑप्शन दे रखा है आपको जल्दी और हवन, दूसरा दे रखा है जलद और यज्ञ, और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है निर्दि और नीरज। ये जो अपन पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, उन्हीं पर्यायवाची शब्दों के अंदर ये टॉपिक आता है दोस्तों, है ना। आपको दो युग्म मिलते हैं, दोनों का पर्यायवाची युग्म पूछा जाता है। चलिए जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है जलद और यज्ञ, ये इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जलद और यज्ञ, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची पूछेंगे तो भी क्या होगा, जलद होगा, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, जलज किसका पर्यायवाची होता है, कमल का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, मनोज और मनोज्ञ युग्म का जो सही अर्थ है वो आपको बताना है। मनोज का अर्थ क्या होता है और मनोज्ञ का अर्थ क्या होता है। कामदेव ज्ञानी, ज्ञानी और सुंदर, कमल और मन में जन्मा। और दोस्तों, अगला ऑप्शन है आपका कामदेव और सुंदर। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आपको आंसर देना है, क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों, जी दोस्तों, करिए, कमेंट करिए। हाँ दोस्तों, चलिए, मनोज और मनोज्ञ जो है उसका जो सही अर्थ होगा दोस्तों, पहले जो मनोज का अर्थ होता है वो होता है कामदेव। क्या होता है दोस्तों, कामदेव। तो ऑप्शन ए हो सकता है और द हो सकता है, बी और सी को काट दो, ठीक है। अब मनोज्ञ का अर्थ होता है दोस्तों सुंदर, ठीक है, मनोरहक, ठीक है। तो अपन ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, तो कामदेव और सुंदर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म आपको बताना है। अच्छे प्रश्न आते हैं दोस्तों, लिखते चलना है इनको, ठीक है। पहला आपको दिया हुआ है जक सनक शक मछली, ठीक है, ये आपको कैसे दिए हुए हैं, इसका अर्थ ये रहा और इसका अर्थ ये रहा। रंजक चित्रकार, यहाँ बीच में कोमा है ना, ये बीच में कोमा है, यहाँ ईश्वर और अजा के बीच में कोमा है, यहाँ वृद्ध और जटर के बीच में कोमा है। चलिए, अशुद्ध बताना है आपको, जक सनक, बाकी मतलब अशुद्ध देखेंगे तो तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सही होंगे, वो तीनों के तीनों आपकी आपकी कॉपी में आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए, जक का अर्थ होता है सनक और जश का अर्थ होता है मछली। रंजक का अर्थ होता है चित्रकार, रज्जक का अर्थ होता है धोबी। ये दोनों तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इनमें कोई भी गलती नहीं है। अज का अर्थ होता है ईश्वर और अजा का अर्थ होता है बकरी, ये भी बिल्कुल सही है। जरट का अर्थ होता है वृद्ध और जटर का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि नहीं होता। जठर तो अपन देखते हैं विज्ञान में, अपन जब पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो पेट के अंदर, हालांकि जठर जो रस होता है, ठीक है, तो ये जो है वो बिल्कुल इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन।
अगला प्रश्न है आपका, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। आभरण, आभरण का अर्थ दिया हुआ है भरण पोषण से, और आमरण का अर्थ दिया हुआ है मरण पर्यंत। मतंग का अर्थ दिया हुआ है हाथी, और मतंगी का अर्थ दिया हुआ है हाथी का सवार। अपनीत का अर्थ हुआ है निकला हुआ, और उपनीत का अर्थ हुआ है पास लाया हुआ। सूर का अर्थ होता है देवता, और सूर का अर्थ होता है सूर्य। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है अशुद्ध अर्थ युग्म कौन सा है। आराम से पढ़ के आंसर देना है, सोचना है। और इसमें ये जो लास्ट वाला है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अपन को लगता नहीं है कि इस सुर का अर्थ देवता होता है, जबकि सुर के आगे अ लग जाता है तो वो विलोम शब्द बन जाता है। असुर का अर्थ तो दानव होता है, और सुर का अर्थ देवता होता है, और ये जो बड़े सुर का अर्थ होता है वो होता है सूर्य। तो ये तो बिल्कुल सही है, अशुद्ध नहीं है। ठीक है। मतंग का अर्थ भी आपको याद रखना है, पर्यायवाची में अपन ने बात की थी, हाथी का पर्यायवाची होता है मतंग, और मतंगी वो होता है जो हाथी पर सवार होता है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। बात करें अपनित, अपनित का अर्थ होता है दोस्तों निकला हुआ, और उपनित का अर्थ होता है पास लाया हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। तो जो अशुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आभरण और आमरण। ठीक है, ये जो है वो इसका अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस शब्द युग्म में अर्थ भेद क्रमशः सुसंगत नहीं है। निश्चल, निश्चल का अर्थ आपको दे रखा है छल रहित और अडिग। अगला दिया हुआ है नियत, जो छोटा नी की मात्रा है। देखो, लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है छोटे नियत का अर्थ और बड़े नियत, है ना, बड़ी मात्रा वाला नियत का अर्थ क्या होता है। सम और शम, देखो यहाँ स और स चेंज हो गया। परिच्छद और परिच्छेद। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द युग्म है वो सुसंगत नहीं है। सुसंगत नहीं है कि प्रश्न ज़्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको तीन जो है वो शब्द युग्म मिल सके। कितने? तीन शब्द युग्म मिल सके। तो बात करें इसके सही उत्तर की दोस्तों, तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही है, जो चौथा है वो असंगत है। ये इसका गलत आंसर है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, है ना, तो ये तीनों आपको ऊपर वाले ए बी और सी जो है ना वो आपको लिख लेने हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए, अगला है, अब आपसे पूछा गया है कि शब्द अर्थयुक्त जो शब्द युग्म है वो बताना है, मतलब सही अर्थ कौन दे रहा है वो बताना है। पहला दिया हुआ है अस्थि, अस्थि का अर्थ दे रखा है आपको विद्यमानता, और दूसरा अस्थि का अर्थ दिया हुआ है हड्डी। राज का अर्थ दिया हुआ है रहस्य, और राज का अर्थ दिया हुआ है शासन। प्रवंचन का अर्थ दिया हुआ है आपको उपदेश, और प्रवचन का अर्थ दिया हुआ है ठगी। जरा का अर्थ दिया हुआ है वृद्धावस्था, और जरा का अर्थ दिया हुआ है थोड़ा सा। देखिए, ये छोटी सी बिंदी आपका पूरा अर्थ बदल देती है दोस्तों, लेकिन क्या है दोस्तों, ये उल्टा दिया हुआ है। जैसे कि राज जो है इसका अर्थ होता है शासन, और ये जो है इसका अर्थ होता है रहस्य। ठीक है, ये भी है ना उल्टे दिए हुए हैं। आप चाहें तो ये चारों ऑप्शन लिख सकते हैं। इसमें क्या करना है, ये जो जरा जो है, जरा के आगे वर्धावस्था लिखना है, और ये जो बिंदी वाला जो जरा है इसके नीचे आपको लिखना है थोड़ा सा। ठीक है, बोलते हैं जरा सा चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें जो बिल्कुल सही है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए को तो ऐसा का ऐसा लिखना है, अस्थि का अर्थ होता है विद्यमानता, और अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों जो नीचे वाले ऑप्शन है उसमें आपको लिखना है इस राज का अर्थ होता है शासन, और इस राज का अर्थ होता है रहस्य। ठीक है, प्रवंचन का अर्थ होता है ठगी, और प्रवचन का अर्थ होता है उपदेश। जरा का अर्थ होता है आपका थोड़ा सा, और इस जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था। ठीक है, चलिए जी दोस्तों, नोट डाउन करते हुए चलना है, एकदम देख के शुद्ध लिखना है इसको। और आप दो तीन बार इसको शुद्ध या मतलब एक बार लिख के दो तीन बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लेंगे, मतलब देख लेंगे, इनका रिवीजन कर लेंगे, तो आपके गारंटी है कि प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। ऐसे ही अपन चार चार ऑप्शन देख के कई सारे अपन प्रश्नों को कर रहे हैं, है ना।
टॉपिक इसी तरीके से पूरा होगा। अब देखिए क्या बताया जाए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। पर्यायवाची शब्द होते हैं, दो युग्म दिए हुए होते हैं, दोनों का आपको पर्यायवाची पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन इसी के अंदर इसके उदाहरणों से अपन मतलब प्रश्नों के माध्यम से अपन इसके उदाहरण कर रहे हैं। चलिए, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। देखिए एक अशुद्ध होगा, बाकी तीन तो इसके बिल्कुल सही होंगे, वो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। चलिए आराम से इसको पढ़िए। प्रणय का अर्थ प्रेम दिया हुआ है और परिणय का अर्थ विवाह दिया हुआ है। आशय का अर्थ हृदय दिया हुआ है, यहाँ पर बीच में कोमा है ना, यहाँ कोमा है, यहाँ कोमा है, लंबी घास कोमा है और तिरछा कोमा है। चलिए, प्रणय का अर्थ प्रेम और परिणय का अर्थ विवाह, बिल्कुल सही दिया हुआ है ये तो। आश्रय का अर्थ हृदय और आश्रय का अर्थ शरण, ये भी तो बिल्कुल सही है। आश्रय में आया है मतलब शरण में आया है। देखिए कास लंबी घास और खांस का अर्थ होता है खांसी, नहीं दोस्तों ये गलत है, अर्थात ये इसका उत्तर हो जाएगा। जो चौथा ऑप्शन है वक्र का अर्थ होता है तिरछा और वृक्क का अर्थ होता है भेड़िया, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये जो तीनों ऑप्शन है वो आपको लिख लेने हैं दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? अनिष्ट अनिष्ट दो शब्द दिए हुए हैं। अब देखिए, और इनका अर्थ जो है वो आगे दिया हुआ है, आप आराम से ऑप्शन को पढ़िए। सही नहीं है मतलब एक गलत है, बाकी तीन सही है, उस पर आपको ध्यान देना है। चलिए पढ़िए दोस्तों, फिर कमेंट करके आपको उत्तर देना है। जी दोस्तों, बात करें पहले ऑप्शन की तो जो अनिष्ट और अनिष्ट दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। पहले अनिष्ट का अर्थ अनर्थ होता है, दूसरा निष्ठा रहित होता है। बात करें दोस्तों कोर और कोर की, तो कोर का अर्थ किनारा होता है और इस कोर का अर्थ होता है ग्रास। परिणय का अर्थ विवाह होता है, अभी अपन बात कर चुके हैं। और प्रणय का अर्थ होता है जो प्रेम होता है दोस्तों। निर्जर का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है झरना, नहीं दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये उल्टे दिए हुए हैं। इस निर्जर का अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है जो बूढ़ा ना हो, और इस निर्जर का अर्थ होता है वो होता है झरना। ठीक है, तो उल्टे दे दिए इसने, क्या दे दिए उल्टे। तो ये आप इसको लिख सकते हैं सीधा करके, तो ये आपका एक और शब्द युग्म बन जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म है जो सही है दोस्तों। आराम से ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट करके आंसर दीजिए। अविलंब का अर्थ दिया हुआ है सहारा और अवलंब का अर्थ दिया हुआ है शीघ्र। आकार का अर्थ दिया हुआ है खान और आकार का अर्थ दिया हुआ है रूप। कृति कृति का अर्थ दिया हुआ है रचना और कृति का अर्थ दिया हुआ है रचनाकार। अम्ब का अर्थ दिया हुआ है जल और अम्बु का अर्थ दिया हुआ है माता। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृति का अर्थ होता है रचना और बड़ी वाली कृति का अर्थ होता है रचनाकार। ठीक है, चलिए अगला है रत और रीति का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रेम, लीन, लय, राग, राग और लय, और लीन और प्रेम। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है रत का अर्थ होता है लीन और रति का अर्थ होता है प्रेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न है गत और गति का अर्थ आपको बताना है। बीता हुआ चाल, गुड़ या फिर बीता हुआ, मापक और नक्षत्र, चक्र और पाल। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो गत का अर्थ होता है बीता हुआ और गति का अर्थ होता है चाल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करते हुए चलना है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्द युग्मों में से किसका अर्थ भेद असुमेलित है? वर्ण का अर्थ रंग दिया हुआ है और वर्ण का अर्थ दिया हुआ है घाव, बिल्कुल सही है दोस्तों ये तो।
चप्पल का अर्थ दिया हुआ है बिजली और चपला का अर्थ दिया हुआ है चंचल। ठीक है, ये गलत है दोस्तों। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। देव का अर्थ देवता और दिव्य का अर्थ भाग्य, ये बिल्कुल सही है। तर्क तर्क का अर्थ होता है हेतुपूर्ण युक्ति और तर्क का अर्थ होता है छाछ, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो इसका गलत आंसर मतलब जो असुमेलित आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, आप उनको लिख लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न आपका, किस विकल्प में परश व पुरुष का अर्थ आपको सही तरीके से दिया हुआ है, आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, आराम से पढ़िए और उसका उत्तर देना है आपको। परुष और पुरुष, जी दोस्तों याद रखना है, परुष का अर्थ होता है श्रेष्ठ, क्या होता है? श्रेष्ठ। और पुरुष का अर्थ होता है आपका जो नापतोल होता है उसको अपन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इति और इति का सही अर्थ बताना है। एक में छोटे ई की मात्रा है और दूसरे में बड़े ई की मात्रा है। संपत्ति दुख, प्रारंभ विश्वास, पीड़ा संपन्न समापन और पूर्णता इच्छा। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है इति और इति का जो सही अर्थ होगा वो होगा समाप्ति और दुख, ऑप्शन नंबर ए आपका। चलिए, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का जो अर्थ भेद सुसंगत है? परश पुरुष का अर्थ दिया हुआ है कठोर और नर। ठीक है, अभी अपन ने देखा था परश परुष और पुरुष जो था उसका जो अर्थ था वो अभी अपन ने एक और देखा था, यहाँ पर एक और आया है। लेकिन जो अर्थ था उसमें अपन देखा था पुरुष का अर्थ अपने श्रेष्ठ से देखा था, है ना। तो अभी अपन बात कर चुके हैं कि ये जो पुरुष का अर्थ था जो श्रेष्ठ था अभी अपन देख चुके हैं, तो ये इसका असंगत युग्म हुआ या नहीं हुआ, ये प्रश्न अच्छा है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है? असंगत युग्म है। बाकी तीनों इसके सही है, तीनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, अभी अपन ने देखा था परुष और पुरुष। देखिए ये देखा परुष और पुरुष, क्या देखा था इसका सही अर्थ? श्रेष्ठ और नापतोल। और ये वापस यहाँ पर आया कठोर और नर, ये थोड़ी होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कई बार पूछा जाता है तो अपन क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ सुसंगत नहीं है? ठीक है, गलत कौन सा युग्म दिया हुआ है वो बताना है। गौड़ का अर्थ दिया हुआ है गौण और ब्राह्मण जाति की एक जाति है। अच्छा देखिए, गौड़ जो है वो तो है ब्राह्मण की एक जाति और गौण का अर्थ होता है जो प्रधान ना हो, बिल्कुल सही है ये तो। पृष्ठ और पृष्ठ, पूछा हुआ और पीठ, ये भी बिल्कुल सही है। पट पटु, पट का अर्थ वस्त्र और पटु का अर्थ निपुण, ये भी बिल्कुल सही है। आसन का अर्थ समीपस्थ और आसन का अर्थ बैठने की विधि, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बाकी तीनों को नोट डाउन करते हुए चलना है। मात्राओं का ध्यान रखना है दोस्तों इसमें। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो है उनके अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? एक में सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों में सुमेलित है। दर्शन और दर्शन, पहले का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। इस दर्शन का अर्थ होता है दांत और दर्शन का अर्थ होता है अवलोकन। प्रणय और परिणय, ये भी अपन बात कर चुके हैं, बिल्कुल सही है। प्रेम और विवाह। सूती और सूती, सूती का अर्थ होता है प्रसर्व जब छोटी हुई मात्रा आती है, और सूती का अर्थ होता है सूत से बना हुआ जो कि एक कपड़े का प्रकार होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। निर्जर और निर्जर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये इसको आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। जी दोस्तों, अगला है आपका, किस विकल्प का जो अर्थ भेद है वो सही है वो आपको बताना है। मेघ मेद का अर्थ दिया हुआ है बादल और अज्ञ से। रुख और रुख का अर्थ दिया हुआ है पेड़ और तरफ से। रेचक और रोचक का अर्थ दिया हुआ है स्थावर और दिलचस्प दिलचस्प से।
और अजर और अजीर का अर्थ दिया हुआ है जो बूढ़ा ना हो, और दूसरा आंगन से। देखिए पढ़िए आराम से, इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं ना दोस्तों कि आपको ऑप्शन सब सही लगते हैं, क्योंकि अपन बोलते हैं जैसे रुख, हाँ पेड़ होता है, रुख तरफ होता है, लेकिन अब कन्फ्यूजन ये होता है दोस्तों कि कौन सा रुख है जिसका अर्थ पेड़ होता है और कौन सा रुख ऐसा है जिसका अर्थ तरफ होता है। ये जो रुख और रुख है वो उल्टे दिए हुए हैं, रेचक रोचक उल्टे दिए हुए हैं, अजर और आजिर ये बिल्कुल सीधा दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही उत्तर है ना। बाकी क्या दे देते हैं दोस्तों, उल्टे दे देते हैं, तो अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक है। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको पेन कॉपी लेके चलना है दोस्तों, और मात्रा को ध्यान से देख के लिखते हुए चलना है, और इनको कम से कम 2 से 3 बार आपको परीक्षा से पहले देख के जाने हैं दोस्तों। तो आपका ये जो टॉपिक है वो एकदम करेक्ट हो पाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, अपन हिंदी में ही कब से पढ़ते आ रहे हैं, अपन इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सरल सब्जेक्ट है हिंदी, लिखना आपको है नहीं, लिखने में आपकी गलतियां हो सकती हैं मात्रा की वगैरह, आपको तो क्या करने हैं, ऑप्शन टिक करके आने हैं। चलिए अगला है आपका, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो जो गलत युग्म है वो आपको बताना है। अभय का अर्थ निर्भीक और उभय का अर्थ दोनों बिल्कुल सही है, ये लिख लीजिए इसको। तो इत्र का अर्थ अन्य और इत्र का अर्थ सुगंधित द्रव्य, ये भी बिल्कुल सही है। कांति और क्लांति, थकावट और चमक, ये बिल्कुल गलत है। और जबकि जो चौथा ऑप्शन है वो है कपीश, कपीस, मटमेला और हनुमान, ये बिल्कुल सही है। मतलब सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि ये जो युग्म है वो गलत है, बाकी तीनों सही है। तो ये तीनों आप नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल सही लिखे हुए हैं ये। चलिए आदि और आदि का जो शब्द युग्म है वो आपको बताना है। अभ्यस्त आरम, आरम आदिवासी, आरम अभ्यस्त, या फिर आदिवासी और आरम। देखिए सभी ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, कन्फ्यूजन करने वाला टॉपिक है दोस्तों, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करिए, आपके नंबर बाकी सभी छात्रों से अलग रहने वाले हैं दोस्तों, अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है जी दोस्तों। और जो भी आपको में से साइंस के विद्यार्थी है ना, उनको तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि 400 से नीचे तो आपको कॉलेज मतलब मिलने के चांसेज है ही नहीं, ये मान लो, इतना कंपटीशन हो गया है जी दोस्तों। बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है आरम और आरम और अभ्यस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही रहने वाला है। इस आदि का अर्थ होता है आरम और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, ठीक है। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, आराम से पढ़ना है, इसका उत्तर देना है। परिच्छद और परिच्छेद का जो शब्द युग्म है वो आपको बताना है। अपन इस प्रश्न पर बात कर चुके हैं, इनका जो अर्थ होता है दोस्तों, पहले अपन ऑप्शन में बात कर चुके हैं, मैंने अभी बताया था इसमें ज़्यादा शब्द युग्म नहीं है, लेकिन जब प्रश्न आता है ना तो बहुत कन्फ्यूजन करने वाला होता है, इसलिए इसको लिखते हुए चलना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए, किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है, आराम से पढ़िए। द्रव, द्रव्य, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार आता है। द्रव का अर्थ तरल होता है और द्रव्य का अर्थ पदार्थ होता है, ये बिल्कुल सही है। चीर का अर्थ वस्त्र होता है और इस बड़े चीर का अर्थ दीर्घकाल, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, उल्टा दिया हुआ है ये। बाकी देखा जाए तो ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। इस चीर का अर्थ होता है दीर्घकाल और इस चीर का अर्थ होता है वस्त्र, बड़े चीर का अर्थ होता है वस्त्र, उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सब सही है जी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ सम्मिलित है। अब देखना है आपको कौन सा सम्मिलित है दोस्तों। अनिल, अनल, आग और हवा, क्या उल्टा दिया हुआ है जी दोस्तों, उल्टा दिया हुआ है। सर्वथा और सर्वदा, सब तरह से, सदैव, हमेशा,
ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी पहले जो ऑप्शन है, अनिल का अर्थ हवा होता है और अनल का अर्थ आग होता है, ये अपन ने पर्यायवाची में पढ़ा था। जलद का अर्थ होता है बादल और जलज का अर्थ होता है कमल, ये भी उल्टा दिया हुआ है। तो इसको सीधा करके लिखना है जलद बादल और जलज का अर्थ कमल। अश्व का अर्थ और अश्म का अर्थ, अश्व का अर्थ ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अश्व का अर्थ तो घोड़ा होता है, अश्म का अर्थ खच्चर नहीं होता है। चलिए लिख लीजिए। अगला है आपका, अच्छे से पढ़ना है, सुमेलित नहीं है वो पूछा है जी दोस्तों। तर्क का अर्थ बहस होता है और तर्क का अर्थ छाछ होता है, बिल्कुल सही है ये। निर्माण का अर्थ रचना और निर्वाण का अर्थ मोक्ष, बिल्कुल सही है। बात करें जठर की तो ज्येष्ठ या फिर बड़ा, और जरट की बूढ़ा, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको है जैसा जैसा तीनों ऑप्शन को लिख लीजिए। बाकी ये छाछ वाला ऑप्शन अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप निर्वाण वाला और निर्माण वाला लिख लीजिए और पथ और पथ्य वाला लिख लीजिए। पथ का अर्थ होता है मार्ग और पथ्य का अर्थ होता है दोस्तों बीमार को दिए जाने वाला हितकारी भोजन। जी दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। ऋत का अर्थ होता है सही और ऋतु का अर्थ होता है सच्चा, ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, लिख लीजिए। वसन और व्यसन, कपड़ा और बुरी लत, ये भी बिल्कुल सही है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, शोध और शोध, शोध का अर्थ होता है सूजन और शोध का अर्थ होता है शुद्धि संस्कार, ये भी बिल्कुल सही है। बात करें व्रत और वृंद की, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, समूह और डंटल नहीं होता है, चलिए हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पढ़ना है, उत्तर देना है। आपको दो शब्द दिए हुए हैं, अभियुक्ति और अभियुक्ति, इसका सही अर्थ बताना है आपको, कौन सा रहने वाला है। वादी प्रतिवादी, टिप्पणी अपराधी, अपराधी टिप्पणी, या फिर अभ्यर्थी और नियोक्ता। अभियुक्त और अभियुक्ति, बात करें सही उत्तर की तो दोस्तों याद रखना है, इसका जो सही शब्द युक्त में बनता है वो बनता है अपराधी और टिप्पणी से, ऑप्शन नंबर सी से। चलिए ये भी लिखते हुए चलना है दोस्तों। जोश और जोश एक जैसे दिखते हैं दोस्तों, सभी को लगता है कि जो मैं करके आ रहा हूँ वो सही है ना। लेकिन परीक्षा में आपको पेपर दिया नहीं जाता, फिर आते हैं नंबर कम, फिर सोचते अरे यार इतने नंबर कैसे कम हुए, बोर्ड से कहीं गलत कॉपी चेक हो गई, है ना। आपको पता है तो पीटीटी का जो पेपर है वो आपको दिया नहीं जाता है, वहीं पर रख लिया जाता है, आपको घर पे आके मिलाने के लिए पेपर नहीं दिया जाता है। तो फिर अपन सोचते हैं अरे यार अपन तो इतने परसेंट करके आए, नंबर इतने कम कैसे बने हैं, शायद कोई घपला हुआ है, किसी ने घोटाला किया है। लेकिन दोस्तों पहले अपन उस लेवल की तैयारी तो करें। अब देखिए जोश और जोश, अर्थ बताना है कौन सा सही है। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है, जोश का अर्थ होता है आवेश, तो पहला जो तीसरा ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए, है ना। तो अच्छे से तैयारी करो, मॉडल पेपर दो। मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे उसके आसपास आपके प्रश्न उस पीटीटी के पेपर में सही हो जाएंगे, ठीक है। यदि मॉडल पेपर में ही आपके प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं, फिर आप सोचें कि मेरे नंबर आ जाए 400 प्लस, तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, है ना। चलिए, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है, ये आपको बताना है। मंजरी और मंजीर का अर्थ कोपल और नूपुर होता है, ये बिल्कुल सही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अच्छी प्रश्नों में मतलब अच्छे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और बार बार ये उदाहरण में आता है। चरित्र और चरित्रा, आचरण और इमली का पेड़, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यष्टि और याष्टि, लाठी और मोती माला, ये भी बिल्कुल सही है। बात करें निशा मुख और निशा मृग की, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत है, अर्थात ये जो उत्तर संगत नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहले तीन ऑप्शन आपको लिख लेने हैं कॉपी में। चलिए,
वापस से बताना है कि अर्थभेद सही नहीं है, वो आपको बताना है। विजय विजया, जीत और देवी, बिल्कुल सही है। विपिन और विपिन, कष्टकारी और जंगल, ये उल्टा दे दिया आपको। इस विपिन का अर्थ होता है जंगल और विपिन का अर्थ होता है कष्टकारी। देखो विपिन पहले दिया हुआ है तो जंगल पहले दिया हुआ होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन एकदम सही है, तो इनको आप है जैसा जैसा लिख लीजिए। बस इसमें इस जंगल को आगे लिख लेना, कष्टकारी को पीछे लिख लेना। चलिए देखिए, है पर्यायवाची के ही प्रश्न, है ना, है पर्यायवाची के ही प्रश्न। पर्यायवाची टॉपिक में से ही ये टॉपिक अलग होके बना है। अपन ने 2 क्लासें पर्यायवाची की ली है, उसी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने के लिए ये और अपन क्लास ले रहे हैं। अगला है अंधकारी और अंधकारी। सिर्फ मात्रा का जो भेद है, छोटी और बड़ी मात्रा लगा रखी है। बात करें इनके अर्थ की, तो आपको याद रखना है कि अंधकारी का जो अर्थ होता है, जो छोटी अंधकारी है उसका अर्थ होता है महादेव, और अंधकारी का अर्थ होता है एक राग विशेष। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको दिया हुआ है दोस्तों, कृपा और महल अर्थ कौन देता है, ये आपको बताना है। आपको मतलब पहले अर्थ दे दिए और अब आपसे पूछा गया है कि शब्द युग्म बताइए। जी दोस्तों, कृपा का अर्थ होता है आप मंदिर में जाते हैं कृपा लेने भगवान की, कहते हैं प्रसाद दे दीजिए, तो प्रसाद होता है ना कि प्रसाद। तो ठीक है, तो प्रसाद लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महल का अर्थ होता है प्रसाद, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रसाद का अर्थ कृपा और प्रसाद का अर्थ होता है महल। आहुति और आहूत का अर्थ बताना है। आहुति जो होती है उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, और आहूत का अर्थ क्या होता है। यज्ञ, हवन, हवन या फिर हवन सामग्री, बुलावा, बुलाना और हवन सामग्री, या फिर हवन सामग्री और बुलाना। जी दोस्तों, बात करें सही उत्तर की, तो आप जानते हैं आपने कोई यज्ञ वगैरह किए होंगे, तो उसमें आपको कहा जाता है आहुति दीजिए, आहुति दीजिए। मतलब वो यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ में हवन की जो सामग्री होती है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका आहुति के लिए हवन सामग्री है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हवन सामग्री वाला ऑप्शन सही होगा। और आहूत का अर्थ होता है बुलाना, ठीक है, आहूत किया, उसे बुलाया, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न है, लिख लीजिए। अगला है आपका अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द का आपको चयन करना है। प्रसाद का महल और प्रसाद का कृपा, बिल्कुल सही है, अपन पहले बात कर चुके हैं। नहीं लिखा है तो अभी लिख लीजिए इसको, है ना, अच्छा प्रश्न है। दारू का अर्थ दवा, दारू का अर्थ शराब, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अभी अपन इसको भी बात कर चुके हैं ना, कि इस दारू का अर्थ क्या होता है, इस दारू का अर्थ क्या होता है। इसको आप काट दीजिए, यही आपका उत्तर है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। चलिए, जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका तम और तमा अर्थ बताने हैं। तम का अर्थ होता है दोस्तों अंधकार, याद रखना है। तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार, अंधकार मतलब ये रहा। और तमा का अर्थ होता है रात्रि। अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करना है दोस्तों, प्रश्न आने की संभावना है। सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि तमा का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो तमा का अर्थ होता है रात्रि, एक शब्द में भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पुत्र के साथ, और दूसरा आपको ऑप्शन दिया हुआ है अच्छा पुत्र। ऑप्शन बताना है कौन सा सही होने वाला है। सपुत्र, श्रेष्ठ पुत्र, पुत्र सहित सुपुत्र, सुपुत्र और सपुत्र, सपुत्र और सुपुत्र। समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं ना, तो उनका जो शब्द होते हैं ना, बोलना वाला, बोलने वाला जो उच्चारण है ना, वो भी एक जैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो सपुत्र का अर्थ होता है पुत्र के साथ, और सुपुत्र का अर्थ होता है अच्छा पुत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों, कल की जो मॉडल पेपर की क्लास थी वो आप सभी बच्चों को लेनी है। साथ ही साथ दोस्तों, उन 200 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर रहा वो आपको कमेंट करके बताना है। या दोस्तों, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में, इस विषय में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरा समाधान करिए। तो हम उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए स्पेशल क्लास या फिर आपको कुछ और तरीके से गाइड करेंगे, जिससे आपका जो पेपर है वो अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई है। वीडियो को लाइक करके ही जाना है, बेल आइकन दबा के जाना है दोस्तों, जिससे सभी क्लासों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।